हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है चैंपियंस, कैसे हो सब लोग। तो स्वागत है आपका प्रारंभ बैच में, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं क्लास 11 के टॉपिक्स को। कौन से टॉपिक को? क्लास 11 के टॉपिक्स को नीट एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था। रेडॉक्स रिएक्शन का आज है लेक्चर नंबर 2। और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं बता ही रहा था, सबको समझा रहा था कि भाई इससे ज्यादा खतरनाक चैप्टर नहीं है। खतरनाक क्यों है सर? ये खतरनाक इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों को समझा जाता है, बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया जाता है। केमिस्ट्री से दोस्ती करनी तो इस चैप्टर को समझ लो। सीरियसली बता रहा होगा, तुम्हें केमिस्ट्री से दोस्ती करनी तो इस चैप्टर को बढ़िया से बहुत अच्छे से समझ लो। केमिस्ट्री तुम्हारे फिंगर के टिप्स पे आ जाएगी, इतनी आसान लगेगी, खास कर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में हमने सबसे पहले सबसे खतरनाक चीज को टारगेट कर लिया था। उसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर। याद है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? उम्मीद है सारे पुराने बच्चे देख के आए हैं, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं, आज तुम ऑक्सीडेशन नंबर को कत्ल करते हुए देखोगे। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? पहले इसको लिख लेते हैं भाई। चार्ज प्रेजेंट, दिस कुड बी रियल और इमेजिनरी, ऑन एन इंडिविजुअल। कितने सारे प्रपोजिशन आ गए भाई इस इंग्लिश सेंटेंस में? एटम। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल, किसी आयन, किसी रेडिकल में ये पता करने की कोशिश करते हैं या ये बताते हैं कि एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको आयोनाइज करोगे तो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है और दोनों सी है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज है। एक और एग्जांपल लेता हूं, तुम कहोगे सही तो बहुत हलवा एग्जांपल है। KMnO4, इसमें पोटेशियम पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है। Mn को x मान के निकालोगे तो Mn पे चार्ज आएगा +7। हमने बहुत सारे तरीके सीखे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, याद है? बॉन्ड का रीजन कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। आयोनिक बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आई? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या रूल्स है, अगर मान लो मुझे फॉर्मूला गिवन है, स्ट्रक्चर नहीं पता, तो उन रूल की मदद से कैसे निकालेंगे। कुछ सर्टेन केसेस हैं जिनके लिए हमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया होता है। अब मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूं उस बात को समझना। अब मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूं उस बात को समझना। पहले हम बात करते हैं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर अगर गलत आ गई, गलतियों से भी सीखा जा सकता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ गई तो क्या करोगे? देखो गलत कैसे। पहली गलती ये हो सकती है कि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा आ गई। गलत का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा आ गई, जो रेंज है उससे भी ज्यादा आ गया, आ ही नहीं सकती। कैसे आ गई? ये क्या बताता है? ये बताता है कि मॉलिक्यूल में या तो ऑक्सीजन एज परऑक्साइड प्रेजेंट है या फिर एज सुपर ऑक्साइड। तो जैसे मैं तुम्हें समझा रहा था कि ऑक्सीजन के बच्चों 3 अलग अलग रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? वैसे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव में भी जाता है, नेगेटिव में भी जाता है, जीरो में भी जाता है, बट 3 मेन रूप है। एक ऑक्साइड, परऑक्साइड और भैया सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड और तीसरा सुपर ऑक्साइड। सुपर से भी ऊपर सुपर ऑक्साइड, राइट। ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, परऑक्साइड में ऑक्सीजन नंबर होती है -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1/2। अब समझो, बातों को बहुत ध्यान से सुनना। इसको कहा जाता है, ये एटॉमिक आयन है। कौन सा आयन है? ये एटॉमिक आयन है। और इन दोनों को कहा जाता है, ये मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन और एटॉमिक आयन का सर जी क्या मतलब है? एटॉमिक का मतलब अकेला ऑक्सीजन का एटम। एटॉमिक का मतलब क्या होगा? अकेला एटम। तो अगर अकेला एटम है और उस पे -2 का चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन। इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। मॉलिक्यूलर का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दोनों पे -1, तो 2 मिला के टोटल चार्ज हो गया -2। ध्यान रखना,
-1 ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 टोटल चार्ज है पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल पे। समझ रहे हो डिफरेंस? पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल पे -1 एक एक ऑक्सीजन एटम का चार्ज है और -2 टोटल चार्ज है। एक एटम पे -12 तो दो एटम पे मिला के -1, दो एटम पे मिला के -1। तो पेरोक्साइड ऐसा होता है, सुपर ऑक्साइड ऐसा होता है, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोल देंगे सुपर ऑक्साइड बॉन्ड, राइट। चलो अभी इससे पहले मैक्सिमम मिनिमम तो फाइंड कर ले पहले कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर आती क्यों है? चार्ज, चार्ज क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के आने जाने से। तो किसी भी एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी बच्चों क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनमें 8 से जितनी कमी है, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। मान लो किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा -2 के चार्ज तक जा सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और अगर किसी एटम के पास सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखो मान लो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 किसी भी ग्रुप में आखिरी डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाता है, तो ग्रुप नंबर 1 के पास भैया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 7 ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल की रेंज क्या है? -7 से +7। अब ऐसा नहीं कि सारी वैल्यू मिलेंगी, हमने एक रेंज निकाली, हमें ये आइडिया लग गया इसके बीच की वैल्यू मिलेंगी, इससे बाहर की वैल्यू नहीं मिल सकती। +1 से ज्यादा नहीं मिल सकता है, +1 या उससे कम जरूर मिल सकता है। हमने पढ़ा है एल्कली मेटल +1 दिखाते हैं। ग्रुप नंबर 2 पे आओ, तो ग्रुप नंबर 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 6 ले सकता है तो -6, और ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो +2, तो -6 से +2। ग्रुप नंबर 13 पीरियोडिक टेबल में आ जाओ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 3 दे सकता है। ग्रुप नंबर 14 की बात करें, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 4 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमेशा क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये देख लो कि 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई नेगेटिव चार्ज आएगा। 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम, जितने देगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। गुड इवनिंग इंजीनियर साहब, मैं बढ़िया हूं, तुम कैसे हो बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर का कहानी चल रही है, इससे बढ़िया और इससे इंटरेस्टिंग चीज तो केमिस्ट्री में मुझे लगती नहीं कि कोई भी है, तो इसमें तो हम आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। ग्रुप 15 पे आ जाओ, 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा से ज्यादा 5 तक दे सकता है। ग्रुप 16 पे आ जाओ, 8 करने के लिए 2 ले सकता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा से ज्यादा 6 दे सकता है। ग्रुप नंबर 17 पे आ जाओ, 8 करने के लिए 1 ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 दे सकता है। ग्रुप नंबर 18 पे आ जाओ, 8 करने के लिए कुछ भी नहीं लेगा क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा 8 दे सकता है। तो हम किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में रेंज निकालते हैं। इससे देखो, जैसे हमें पता है 17 में फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन तो भैया -1 में ही रहेगा, फ्लोरीन -1 के अलावा प्लस में जाएगा नहीं। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये जो रेंज लिखी है सारी वैल्यू मिलेंगी। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 में आता है, एल्यूमिनियम हमेशा +3 ही दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी एक रेंज मिलती है कि इससे बाहर नहीं मिलेगी। इसके अंदर ऑक्सीजन पॉजिटिव में +6 तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इस पूरे ग्रुप के लिए एक रेंज मिल गई, थियोरेटिकल रेंज। तो ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि रेंज के अंदर की सारी वैल्यू मिलेंगी, बट ये जरूर कहा जा रहा है रेंज के बाहर की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, रेंज के बाहर की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ऐसे अगर तुम चाहो तो मेटल के लिए निकाल सकते हो।
मेटल के लिए जैसे मान लो क्रोमियम मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 24। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने सब बिल्कुल पता होंगे। इससे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है, आर्गन, यानी इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहां तक जा सकता है, ये +6 तक जा सकता है। बाकी चिंता मत करो, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नाम के चैप्टर में सीखा जाएगा। अभी उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को दिखा दे रहा हूं जो तुम्हें बार बार दिखेंगे या बार बार यूज होगा। तो डी ब्लॉक या किसी भी मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उससे पहले कि नोबल गैस को माइनस कर दो। 25 से पहले नोबल गैस आर्गन, आर्गन माइनस कर दो तो इसके पास हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जा सकता है मैक्स टू मैक्स 7 तक, मैक्स टू मैक्स 7 तक। तो हम किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, एफ ब्लॉक का हो, दुनिया के बाहर का हो, दुनिया के अंदर का हो, सबके लिए रेंज निकालते हैं, सबके लिए रेंज निकालते हैं। अब देखो, अब देखो, फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि जो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड हमें सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक में मिलते हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मिलेंगे। इसके बाहर हमें सुपर ऑक्साइड नहीं मिलेंगे, इसके बाहर हमें पर ऑक्साइड ही मिलेंगे। पर ऑक्साइड कहीं भी मिल सकता है, एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी, कहीं भी। तो पर ऑक्साइड कहीं भी मिलता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड सिर्फ एस ब्लॉक में। समझना, समझना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहला H2S2O8, H2S2O8, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और चीज को समझना। सबसे पहले हमें पता है हाइड्रोजन नॉर्मली +1 होता है, ऑक्सीजन नॉर्मली 2 होता है माइनस। ऑक्सीजन को हमेशा -2 मान के स्टार्ट करना है, रटना कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को -2 मान के ही स्टार्ट करना है। तो +1 वाला 1, x वाले 2, 8 हो गए -2 वाले, x आया 7, आया 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 7। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, क्योंकि सल्फर बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 को, सल्फर बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 को। तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकती है। +7 रॉन्ग है, रॉन्ग है भैया, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर का मतलब सल्फर एस ब्लॉक का तो नहीं है, सल्फर एस ब्लॉक का तो नहीं है, इसका मतलब यहां पे परऑक्साइड प्रेजेंट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, परऑक्साइड। अब क्या करेंगे ये भी ध्यान रखना, परऑक्साइड ऑक्सीजन हमेशा इवन नंबर में होते हैं। परऑक्साइड ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि परऑक्साइड प्रेजेंट है तो सारे परऑक्साइड है। परऑक्साइड प्रेजेंट होने का मतलब परऑक्साइड मॉलिक्यूल से बनता है, यानी ये या तो हो सकता है कि 2 ऑक्सीजन एटम हो, या हो सकता है 4 ऑक्सीजन एटम हो, 6 हो, 8 हो, 3 कभी नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो 1 मॉलिक्यूल है तो 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल है तो 4 एटम, 3 मॉलिक्यूल है तो 6 एटम। तो परऑक्साइड के ऑक्सीजन या सुपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन हमेशा इवन नंबर में मिलेंगे, हमेशा किसमें मिलेंगे, इवन नंबर में। तो देखो क्या करना है, क्या खेला खेला जाएगा यहां पे। पहला केस मानेंगे कि 8 में से 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले यानी -1, बाकी ऑक्सीजन नॉर्मल यानी -2, ये फिर से x अननोन, ये +1। अगर इस खेला से बात नहीं बनी तो अगला खेला क्या मानेंगे कि 8 में से अब 4, 2-2 बढ़ाएंगे। समझ में आई बात, हर बार हम 2-2 बढ़ाएंगे परऑक्साइड के लिए। 8 में से 4 परऑक्साइड वाले हैं, बाकी नॉर्मल वाले हैं, ये x ये 1 है। इससे भी बात नहीं बनी तो परऑक्साइड को पहले पहचानना है कि भाई परऑक्साइड है या नहीं है, फिर ये भी पहचानेंगे कितने परऑक्साइड हैं। अगर 4 से भी बात नहीं बनी तो अगली बात के लिए हम मानेंगे, अगली बात के लिए मानेंगे कि 6 परऑक्साइड हैं, 2 नॉर्मल है। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो अगला केस हम मानेंगे कि एक भी हमारे पास नॉर्मल नहीं है, सब के सब परऑक्साइड है। तो एक एक करके केस बनेंगे। देखो पहले इस केस में सॉल्व करते हैं। +2
प्लस 2x, 6 इंटू 2 -12, 2 इंटू -1 -2, टोटल चार्ज 0। तो यहां से ये 2 2 कट गया, x आ गया +6 भैया राइट नंबर है, +6 भैया हमारा राइट नंबर है। यानी यहीं पे हमें आंसर मिल गया, हमें यहीं पे आंसर मिल गया, बाकी केसेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझना है कि एक बार तुम्हें ये पता चल गया कि भाई पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो पेरोक्साइड में हमेशा इवन करके ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2 करके ऑक्सीजन बढ़ाया जाएगा। कभी भी 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन पेरोक्साइड में नहीं मानेंगे, और हर 2 ऑक्सीजन 1 पेरोक्साइड बॉन्ड देते हैं। कभी ये पूछ लें स्ट्रक्चर बेल देखो क्या क्या बता सकते हैं, यहां पे हम बता सकते हैं 6 नॉर्मल ऑक्सीजन या नॉर्मल ऑक्साइड है, और ये भी बता सकते हैं कि 2 हमारे पास पेरोक्साइड है, 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड एटम है। ये भी बता सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड है तो 1 पेरोक्साइड बॉन्ड है, 1 पेरोक्साइड बॉन्ड है। इन सब बातों से तुम देख के बता सकते हो, इन सब बातों से तुम स्ट्रक्चर पहचान सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका आगे पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। बच्चों से कहा जाता है बच्चों इसको याद रखना कि इसमें पेरोक्साइड लिंक है। सर जी नहीं भी याद है तो भी निकाल सकते हो भाई, नहीं भी याद है तो भी निकाल सकते हो कि इसमें पेरोक्साइड ऑक्सीजन एटम है। क्या है इसमें? पेरोक्साइड ऑक्सीजन एटम है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा हुआ है, CrO5। क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है? +6। क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है? +6। तो पेरोक्साइड को पहचानने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कहां पे क्या मैक्सिमम होती है। देखो x माना, x -10 बराबर 0, x बराबर आया +10, और +2 भैया रॉन्ग नंबर है। कौन सा नंबर है? रॉन्ग नंबर है। यानी अगेन यहां पे क्या प्रेजेंट है? पेरोक्साइड। पहला केस माना कि 3 ऑक्सीजन नॉर्मल, 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड, -1 -2 x, x -6 -2 बराबर 0, x आया +8, +8 भी अभी रॉन्ग नंबर है। जब तक मैक्सिमम या मैक्सिमम के अंदर नहीं आ जाते तब तक रॉन्ग नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत आना भी इंडिकेशन है। अगले पे आते हैं, एक नॉर्मल 4 पेरोक्साइड, 2 थे अब 4 हो गए, पेरोक्साइड 2 2 करके बढ़ेंगे। पेरोक्साइड वाले -1, नॉर्मल वाला -2, x -2 -4 बराबर 0, x बराबर आ गया +6, +6 हमारा राइट नंबर, +6 बच्चों हमारा राइट नंबर है। तो हमें आइडिया लग गया, क्या पता चल गया? 4 पेरोक्साइड ऑक्सीजन एटम है, और यह भी पता चल गया कि 2 हमारे पास पेरोक्साइड बॉन्ड है। हर 2 एटम एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएंगे, हर 2 एटम एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन मतलब उसके दोनों बॉन्ड, पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। नॉर्मल मतलब दोनों बॉन्ड मेटल से कनेक्टेड है, पेरोक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जिसको हम बटरफ्लाई तितली जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी को तो कहते हैं CrO5 भैया, CrO5। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन एग्जांपल हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आए भी हैं डी ब्लॉक पी ब्लॉक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू पेरोक्साइड? दिखा देता हूं मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि सच्चा पेरोक्साइड कौन है। सच्चा पेरोक्साइड वही होगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। नहीं सॉरी, वो तो सच्चा स्टूडेंट होगा। सच्चा पेरोक्साइड कौन सा है जो इसको सॉल्व कर लेगा? सच्चा पेरोक्साइड कौन सा है जो इसमें पेरोक्साइड वाला हो, और कौन बताएगा? जो सच्चा स्टूडेंट होगा। तो कैसे पता चलेगा? देखो, लेड ग्रुप नंबर 14 का, पहले मैं सबकी मैक्सिमम वैल्यू लिख ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। पहले हम भैया सबकी मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। लेड की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +4, लेड की मैक्सिमम वैल्यू +4, ऑक्सीजन कार्बन फैमिली का। बेरियम की मैक्सिमम वैल्यू +2, बेरियम ग्रुप नंबर 2 का।
मैग्नीज की मैक्सिमम वैल्यू +7 और कार्बन की मैक्सिमम वैल्यू +4। कार्बन की मैक्सिमम वैल्यू +4। अब एक एक करके सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। PbO2 ऑक्सीजन -2x, x -4 बराबर 0, x बराबर आ गया +4। BaO2 x -2 सेम आएगा, x बराबर +4। MnO2 सब एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, यहां भी x आएगा +4। CO2 सब एक ही जैसे हैं, x आ जाएगा +4। देखो ये सही है मैक्सिमम या मैक्सिमम के अंदर, ये सही है नॉर्मल ऑक्साइड, ये सही है मैक्सिमम या मैक्सिमम के अंदर, ये सही है। एक यही है जो गलत है, एक यही है जो गलत है। गलत होने का मतलब एक यही है जहां पे परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड हो सकता है, यही ऑप्शन है जहां पे परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि भैया ये जो BaO2 दिया है ये ही सच्चा परऑक्साइड है, ये ही बच्चों सच्चा परऑक्साइड है। तो हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे परऑक्साइड ऑक्सीजन है और कहां पे परऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है। अब एक और कहानी, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैक्सिमम से ज्यादा आता है तो परऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है। और अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए सब में परऑक्साइड मान के चले, क्योंकि ये बात हमने अलग से पढ़ ली और समझ ली कि भाई सुपर ऑक्साइड का केस सिर्फ S ब्लॉक में। तो अगर S ब्लॉक का है, तो कैसे पता करेंगे? जैसे BaO2, अभी भी देखो BaO2 था, बेरियम S ब्लॉक का है, इसका कैसे पता करेंगे? S ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। बेरियम O2 के लिए निकाला, X आया +4, जो गलत है, S ब्लॉक में तुम्हें केस बनाने की जरूरत नहीं है। S ब्लॉक में बच्चों तुम्हें केस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि S ब्लॉक में तो हमने ऑलवेज का केस पढ़ा है कि बेरियम का तो हमेशा +2 ही होगा, ऑक्सीजन को X मान लो। तो S ब्लॉक के एलिमेंट में परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड दोनों हो सकते हैं। S ब्लॉक में परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो परऑक्साइड है या वो सुपर ऑक्साइड है, इसके लिए हम ऑक्सीजन को ही X मान लेंगे। ऑक्सीजन को ही X मानोगे तो देखो कितना आएगा। इसको चलो मैं X नहीं मानता हूं क्योंकि X तुम लोग हर बार सेंट्रल एटम के लिए कंफर्टेबल हो, इसको मैं Y मान लेता हूं। तो ऑक्सीजन देखो कितना आएगा, -1 आना है। यहां पे ऑक्सीजन कौन सा है? परऑक्साइड। यहां पे ऑक्सीजन कौन सा है? परऑक्साइड। तो ये बात हमें पता चली। अगर पिछले क्वेश्चन को सोचो तो यहां पे मैंने इतना झंझट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही गलत है, वही परऑक्साइड हो सकता है या सुपर ऑक्साइड, हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन परऑक्साइड पूछा है, गलत एक ही है, तो क्यों चेक करना? एक से ज्यादा होते तो चेक कर लेते, एक से ज्यादा होते तो चेक करते। जैसे देखो, मान लो तो मैं कहूं KO2 लिया मैंने और CSO2 ले लिया, CSO2 नहीं लेते, और मैंने SrO2 ले लिया, ठीक है, KO2 लिया और SrO2 लिया। ये X -2, X बराबर +4 आएगा, जो गलत है, जो हमें पता है गलत है। ये X -2, X बराबर +4 आएगा, जो हमें पता है गलत है। पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का है, तो पोटेशियम के लिए बच्चों हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम +1। स्ट्रॉन्शियम ग्रुप नंबर 2 का है, तो स्ट्रॉन्शियम के लिए मैक्सिमम हो सकता है +2, और इनके लिए तो यही इनका ऑलवेज का केस है। याद है ना सबको ऑलवेज केस, या नहीं याद है? भूल के आए हो तो बताओ। तो KO2 में K को मान लिया +1, ऑक्सीजन को मान लिया Y। +1 + 2Y = 0, Y आ गया -½
माइनस का हाफ ये कंफर्म कर दे रहा है कि भैया ये सुपर ऑक्साइड है। दिस इज नॉट पर ऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड, क्योंकि माइनस हाफ ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में होता है। तो एस ब्लॉक के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन एस ब्लॉक में पहचानना आसान है। एस ब्लॉक में तुम्हें केस बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा केस हमने यहां और यहां बनाया, ऐसे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है एस ब्लॉक में, क्योंकि तुम्हें साथ वाले के लिए कंफर्म पता है, साथ वाले का एक ही केस है जो पता है, तो अपने आप ऑक्सीजन को अननोन मान के निकाल लिया जाता है। ऑक्सीजन को अननोन मान के निकाल लिया जाता है। यहां पे देखते हैं तो हमें पता है स्ट्रोंशियम तो +2 में ही होगा, -1 का मतलब ये वाला ऑक्सीजन परऑक्साइड है। तो स्ट्रोंशियम के साथ जो दिया है वो परऑक्साइड दिया है, और पोटेशियम के साथ जो दिया है वो सुपर ऑक्साइड दिया है। तो ये हमें गलत आने से पता चलता है, ऑक्सीडेशन नंबर के गलत आने से ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि कहां पे परऑक्साइड है या कहां पे सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट है। बताओ राउफ खान, कौन सा एग्जाम्पल बताना है? कौन सा एग्जाम्पल? पोटेशियम वाला? पोटेशियम वाला एग्जाम्पल? कौन सा एग्जाम्पल बताना है राउफ खान, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, देखो देखो थोड़ा बहुत, ओके, थोड़ा बहुत क्या करना है कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो। ये कहलाते हैं ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, एस ब्लॉक के होते हैं। ये कहलाते हैं ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके लिए हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और इनके लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। समझ में आई? पहले ये बात समझनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसकी क्या केस है। जो हमेशा वाले केस हैं वो याद रखने, 4 ही केस बताए हैं। ग्रुप नंबर 1 +1, ग्रुप नंबर 2 +2, 13 में एल्यूमिनियम +3 और 17 में फ्लोरीन हमेशा -1। ये 4 केस बताए थे। अब KO2 अगर देखा गया तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से इसको x माना, इसको -2 माना, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आया +4। ये पता चला गलत। बाकी अगर हम एस ब्लॉक के बाहर होते हैं बच्चे, तो हम सीधे बोल देते हैं कि ये परऑक्साइड होगा एस ब्लॉक के बाहर, क्योंकि सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल सिर्फ एस ब्लॉक के अंदर देखे जाते हैं। तो अगर एस ब्लॉक के अंदर है तो हमें क्या करना है कि हमें साथ वाले का हमेशा पता है। हमें पता है कि पोटेशियम भैया हमेशा +1 ही होगा, पोटेशियम +1 ही होगा। तो हमने ऑक्सीजन को इस बार अननोन मान लिया, ऑक्सीजन को क्या मान लिया? अननोन। तो +1, y वाले कितने हो गए? 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू आ गया -1, y इज इक्वल टू आ गया -1/2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर -1/2 आ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर -1/2 आ रही है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन है, दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो एस ब्लॉक के अंदर हम ऑक्सीजन को ही अननोन मान के समझ लेते हैं। सेम ऐसे ही हमने किया है स्ट्रोंशियम वाले केस में, कि स्ट्रोंशियम का पता है +2 होगा, इसको y मान लिया, सॉल्व किया, y इज इक्वल टू -1 आया। आई बात समझ में? राव खान, समझ में आई बात? खान साहब जल्दी बताओ, समझ में आ गया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बहुत क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर या इन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा परऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, या कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड है। और तुम अगर एग्जाम्पल देखो तो फाइंड करने के बाद बता भी सकते हो कि कितने परऑक्साइड कितने नॉर्मल। सारी इंफॉर्मेशन ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे सामने ओपन करके रख देगा, सारी इंफॉर्मेशन ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे सामने ओपन करके रख देगा। एक केस मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बच्चों यदि ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 0 या फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है,
जीरो या फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, ये दिखा रहा है कि यहां पे जो वैल्यू आई है वो एवरेज आई है, यहां पे जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू का मतलब यहां पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक से ज्यादा अलग अलग केमिकल फॉर्म में होगा। ये जरूरत पड़ती जब हमें ये फाइंड करना था कि कहां पे मिक्स्ड ऑक्साइड है, कहां पे नॉर्मल ऑक्साइड है, क्या चीज है। इसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूं, इस बार ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल दिखाता हूं। ये है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, राइट, CH3CH2, फॉर्मूला हो गया C2H4O2। कार्बन को X मान लिया, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1, ऑक्सीजन नॉर्मली -2, तो +2x +4 -4 इज इक्वल टू 0, 4 4 कट गया, 2x बराबर 0, x बराबर 0। अब एक कंपाउंड के अंदर एटम जीरो आया, इसका क्या मतलब है? एक कंपाउंड के अंदर एटम जीरो आया, इसका क्या मतलब है? कि वो कंपाउंड में एटम में कुछ गड़बड़ हुई। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन खींचेगा खींचेगा खींचेगा, 3 बॉन्ड से खींच रहा है तो -3, जो मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर से निकालना बताया था कि जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस। कार्बन कार्बन में कोई नहीं खींच पाएगा, इस बॉन्ड में कोई नहीं खींच पाएगा। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, 1 2 3 बॉन्ड खींचे, +3। अगर मैं इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकालूं, इन दोनों का एवरेज निकालूं, -3 +3, टोटल 2 एटम है, डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना, ऑक्सीडेशन नंबर सही है क्योंकि रेंज के अंदर है तो सही है, रेंज के अंदर है तो सही है। सिर्फ ये बात हमें इतना समझा दे रहा है कि यहां पे कार्बन एक से ज्यादा अलग अलग फॉर्म में है, कार्बन एक से ज्यादा अलग अलग केमिकल फॉर्म्स में है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। सबको क्लियर है? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या फटाफट बताओ, सबको ये बात समझ में आ गई? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? देखो अब आगे की कहानी देखते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर को शुरू भी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बीच बीच में केसेस आते रहेंगे, अभी तुम्हें इतने केस समझने। अब बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो 2 प्रोसेस डिफाइन की गई, एक को बोला गया ऑक्सीडेशन और एक को बोला गया रिडक्शन। सिंपल वर्ड इस बात से लिया गया, ठीक है, सिंपल सा समझना। जब ये बहुत सारी डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, सिंपल इस बात से लिया गया कि जब पुराने साइंटिस्टों ने देखा बहुत सारे एलिमेंट ऑक्साइड बनाते थे, तो ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को ही ऑक्सीडेशन कह दिया। ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को क्या कह दिया? ऑक्सीडेशन। कि अगर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा तो सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्साइडेशन, ऑक्साइड एडिशन। तो इसीलिए पुरानी डेफिनेशन ये आई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और उसी के अपोजिट को कहा गया है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करना बना गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन रिमूव करना बन गया रिडक्शन। तो ये हुई हमारी पुरानी डेफिनेशन। लेकिन जो हम यूज करते हैं, फिर डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन हुआ, जो फाइनल वर्जन आया वो ये आया कि जब भी कोई एटम ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पावरफुल एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस को कहा गया ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन के लॉस को कहा गया ऑक्सीडेशन। और इसके रिवर्स यानी कि
इलेक्ट्रॉन के गेन को कहा गया रिडक्शन। तो दो प्रोसेस बना दी गई और वही दो प्रोसेस को मॉडिफाई करते करते हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए कि हम हर जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऐसी डेफिनेशन देते हैं कि जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, रिडक्शन। अब सोचो, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव को लॉस करेगा, तो चार्ज बढ़ेगा। तो एक इससे भी देखते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दिए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी, और यहां पे अब इसको रिडक्शन नंबर नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ही, चार्ज निगेटिव आएगा तो चार्ज घटेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे डिक्रीज करेगी। तो दो में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। ये जो फाइनल दो मॉडर्न डेफिनेशन है, सबसे एडवांस डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना इज योर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटना इज योर रिडक्शन। समझ में आई बात? देखो इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं, छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। पहले कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, बना CO2। जिंक ने किसी तरह से +2 बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए, आयोनिक रिएक्शन भी लिख दी मैंने। या फिर KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ हुई, कि बड़ी रिएक्शन भी लिख देता हूं, एसिडिक मीडियम में, तो बना K2SO4 MnSO4 CO2 और H2O, CO2 और H2O। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। देखो सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर पे कमांड अच्छी हो। ध्यान से सुनते जाना, मन करे तो इन बातों को लिख लेना। पहला आसान तरीका कि तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर पे कमांड अच्छी हो, तो तुम फटाफट निकाल लोगे, सर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल फॉर्म में 0, यहां पे ऑक्सीजन को -2 मानेंगे तो कार्बन आएगा +4। अब देखो कार्बन 0 से +4, तो कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, तो हम कहेंगे यहां पे कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, यहां पे कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 यानी घट गई, तो यहां पे ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर से पहचान सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर रिएक्शन आयन फॉर्म में लिखी है, इलेक्ट्रॉन से दिखाई गई है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने का मतलब इलेक्ट्रॉन का हुआ लॉस, या ऑक्सीडेशन नंबर से देखना 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, या इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक ही बात है, तो हम कहेंगे यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। सबसे इजी तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर घटना बढ़ना देख के। अब अगर बड़ी सी रिएक्शन आ गई तो कायदा क्या कहता है, कायदा तो ये कहता है कि तुम्हें सबकी ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है। दूसरा अल कायदा क्या कहता है, अल कायदा ये कह रहा है कि उन एटम पे फोकस करो जिनके लिए कॉमन रूल्स नहीं है, क्योंकि उनमें चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। अल्कली मेटल के लिए रूल है, कार्बन के लिए कोई रूल नहीं है, ऑक्सीजन के लिए रूल है, हाइड्रोजन के लिए रूल है, फ्लोरीन के लिए। तो जिन एटम के लिए रूल्स हैं उनके अलावा जो एटम है उन पे फोकस करो। पोटेशियम पता है +1 होगा, ऑक्सीजन पता है -2 होगा, तो मैग्नीज की निकाल ली +7। हाइड्रोजन पता है +1 होगा, ऑक्सीजन पता है -2 होगा, कार्बन के निकाल ली +3, यहां पे सल्फर की निकाल ली +6। तो उन एटम पे फोकस करो जिनके लिए कोई रूल नहीं है। यहां भी सल्फर की निकाल लेंगे +6, यहां भी सल्फर की +6 आ जाएगी, मैग्नीज की +2 आ जाएगी, आयोनाइज कर लो, कार्बन की +4 आ जाएगी, बाकी पे निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो +7 +2 Mn के लिए ऑक्सीडेशन नंबर घटी, यानी Mn का हुआ रिडक्शन, Mn का हुआ रिडक्शन। और चेंज किसमें हो, जहां चेंज है उस पर फोकस करो, जहां चेंज है उस पर फोकस करो। कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, यानी कार्बन का हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं KMnO4 का ऑक्सीडेशन, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है,
और ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लिया अगर, तो चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, कितनी भी छोटी रिएक्शन हो, हमेशा हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन आसानी से पहचान पाएंगे, हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आसानी से पहचान सकते हैं। आई बात समझ? इसी पे बेस्ड जब भी बच्चों तुम लोग डायरेक्टली सोचोगे गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर डायरेक्टली सोचोगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली मत सोचो। देखो कैसे सोचना है। मान लो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया भाई, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन खो दिए। और इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब गेन किया। जिसने लॉस किया हम बोलेंगे भैया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, जिसने लॉस किया हम बोलेंगे भैया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, जिसने गेन किया भैया हम बोलेंगे उसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। लॉस, ऑक्सीडेशन, गेन, रिडक्शन। ठीक है, अब जरा सोचो, तुम चलते हुए जा रहे हो, तुम्हें 10,000 रुपए पड़े हुए मिल गए। तुम चलते हुए जा रहे हो, तुम्हें 10,000 पड़े हुए मिल गए। तो ऐसा तो है नहीं वहां पे 10,000 का पौधा था और वो पौधा मिल गया तुम्हें। जैसे W के नीचे अगर 10 करोड़ रुपए रखे हैं, तो W के नीचे किसी ने रखे होंगे तभी तो मिले होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे एक पौधा था पैसों वाला, उस पौधे ने उगा और पैसे निकाल दिए। तो अगर तुम्हें कोई चीज मिल रही है तो वो इसीलिए मिल रही है ना कि किसी ने लॉस किया। अगर ये लॉस करता ही नहीं तो ये गेन कहां से करता भाई? और अगर किसी को मिला तो वो, कोई ले रहा है तो वो इसीलिए ले पा रहा है क्योंकि कोई लॉस कर पा रहा है। तो जिसने खुद का लॉस किया वो रीजन है साथ वाले का गेन कराने के लिए। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ये वो रीजन है, ये वो वजह है जिसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ। तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, साथ वाले का रिडक्शन। रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करने वाला, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करने वाला। तो खुद का ऑक्सीडेशन, साथ वाले का रिडक्शन। इसमें बच्चा हमेशा जल्दबाजी में गलती कर बैठता है। सर ऑक्सीडेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है? हमेशा शुरुआत करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान के, फिर सोचो। इसी तरह अगर ये गेन ही ना करते तो ये लॉस कहां से कर पाते? ये वापस ले लेते। अगर गेन ना करते तो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते, 10,000 रुपए पड़े हुए थे, किसी ने गेन ही नहीं किया, तो जिसके खोए थे वो ढूंढता हुआ आया, वापस उठा के ले गया। तो अगर ये गेन ना करे तो इसका लॉस नहीं होगा, इसका नुकसान नहीं हो सकता ना। दुनिया का नियम है सर जी, एक का लाभ दूसरे का नुकसान। तो जिसने गेन किया उसी की वजह से साथ वाला लॉस कर पा रहा है। ये रिड्यूस हो रहा है इसीलिए साथ वाले का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला। तो एजेंट हमेशा साथ वाले को देख के बोला जाता है। एजेंट बच्चों हमेशा साथ वाले को देख के बोला जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रकृति का नियम है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकते। रिडक्शन होगा कहीं ना कहीं दूर दराज दुनिया में किसी देश के किसी कोने में, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा ही होगा। तो समझना इस बात को। पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा एजेंट जो दूसरे को क्या कर सके, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके। खुद का क्या कराए? रिडक्शन। खुद का क्या कराए? रिडक्शन। उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है,
रिएक्शन देख देख के पहचान लोगे, एग्जाम्पल सिर्फ लिख दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद का रिडक्शन करे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो साथ वाले को रिड्यूस करे और खुद का ऑक्सीडेशन, उल्टा चलता है। यानी ये जो नाम है एजेंट वाले, ये उल्टा चलते हैं, ये नाम उल्टा चलते हैं। और क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग नहीं होता है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पे दोनों हो जाते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और यूजुअली जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पेयर में होंगे तभी जाके प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि भाई सिर्फ ऑक्सीडेशन मतलब हम सिर्फ आधी बात कर रहे हैं। अगर कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा ही, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन का मतलब हम आधी बात कर रहे हैं, तो आधी बात नहीं करेंगे। सिर्फ ऑक्सीडेशन का मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं, आधी बात। जैसे सेकंड वाले में देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन, तो ऐसी रिएक्शंस को हाफ रिएक्शंस कहा जाता है, कि अभी ये आधी रिएक्शन है, ये रिएक्शन पूरी नहीं है। सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन आधी रिएक्शन होगी, पूरा कब होगा, जब दोनों पेयर साथ में मिलेंगे। जैसे ये हमारी पूरी रिएक्शन है रेडॉक्स, जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। पहली वाली भी हमारी पूरी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी, जहां पे रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। समझ में आई बात? ये भी तुम बता सकते हो जिसका खुद का रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो KMnO4 इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सैलिक एसिड इसी रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड इसी रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। होप करता हूं सबको समझ में आया हो, सबको समझ में आ गया हो। अब देखो, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी रिडक्शन ऑक्सीडेशन। हाँ बेटा, डेली नहीं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारी क्लास होती है 4 बजे। 4 बजे हम करते हैं 11 के टॉपिक्स को। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास होती है सुबह 11 बजे। 11 बजे हम करते हैं 12 के टॉपिक को ड्रॉपर बैच में। इसके लिए नाम है बैच का पराक्रम, इस बैच का नाम है पराक्रम। तो पराक्रम बैच में तुम्हें ड्रॉपर के और 12 के टॉपिक मिलेंगे। इस बैच का नाम है प्रारंभ। प्रारंभ बैच में तुम्हें 11 के और ड्रॉपर मतलब नीट लेवल पे 11 और 12 दोनों अलग अलग पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, मेनली हमारा टारगेट है नीट एग्जामिनेशन, तो नीट पे फोकस ज्यादा है। बट नीट के साथ साथ तुम चाहो तो जेई मेंस के लिए भी इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। जेई मेंस और नीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्वेश्चन के लेवल का अंतर है। लेकिन जेई मेंस के लिए तुम ये मान सकते हो ये बेसिक लेक्चर्स है और फिर इन्हीं लेक्चर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो। ठीक है, देखो अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कुछ। जैसे मैं नाइट्रोजन के 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, अमोनिया, नाइट्रस एसिड और HNO3। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, ऐसे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, देखना समझना। नाइट्रोजन में निकालोगे तो -3, नाइट्रस एसिड में निकालोगे +3, यहां पे निकालोगे +5। नाइट्रोजन की रेंज होती है, रेंज बहुत काम की चीज है, -3 से +5, -3 से +5। क्या रेंज है? -3 से +5 है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है भाई कि नाइट्रोजन अगर ऑलरेडी मिनिमम में है, नाइट्रोजन अगर ऑलरेडी मिनिमम में है, जो पहले से गिरा हुआ है, जो पहले से गिरा है वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो उठ सकता है। तो गिरने वाला फेज सबसे बेस्ट फेज है, जब तुम बिल्कुल नीचे पहुंच गए हो। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही काम होगा, प्रोग्रेस, सक्सेस। और जब तुम बहुत ऊपर पहुंच गए हो तो भी बच के रहना, एक ही काम होगा कि तुम नीचे आ सकते हो। तो जो पहले से नीचे आ चुका है -3 और नीचे जा ही नहीं सकता है, उसकी लाइफ में एक ही काम बचा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है। यानी इसके लिए सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है और किसी तरह काम नहीं कर पाएगा।
और कोई भी काम नहीं कर सकता ये। इधर आओ, जो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, जो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे यानी उठ चुका है, जितना प्रोग्रेस जितनी ग्रोथ कर सकता था कर चुका है, अब अगला एक ही काम है, ये नीचे आ सकता है, एक ही काम है, ये नीचे आ सकता है। यानी इसके लिए सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, रिडक्शन। और अगर सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है तो ये सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन तो साथ वाले का ऑक्सीडेशन करा सकता है। तो नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, और अमोनिया सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, जो मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, जो मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, वो दोनों काम कर सकता है। किसी रिएक्शन में वो रिडक्शन भी कर सकता है और किसी रिएक्शन में वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। यानी वो किसी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है और किसी किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, देखो इनमें से कौन, ध्यान से देखो क्वेश्चन, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है? इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्लोरीन की अकेला एटम जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर -1, -2 मानोगे तो +7, -2 मानोगे तो +1, -2 मानोगे तो +7। ये ऑलरेडी मिनिमम है, क्लोरीन की रेंज -1 से +7, ये ऑलरेडी मैक्सिमम है, ये मैग्नीज के लिए ऑलरेडी मैक्सिमम है। तो कौन सा दोनों की तरह काम कर सकता है? जिसके पास दोनों ऑप्शन हो। इनऑर्गेनिक में तुम्हें ऐसे बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, एक नहीं 10 15 20 ऐसे PYQs दिखेंगे DNF ब्लॉग में, जो बच्चों को लगता है सर ये कितने एग्जाम्पल याद कर हम पगला जाएंगे। तो भैया पगलाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। नीट लेवल में, जेई मेंस लेवल में हमेशा ऑप्शन ऐसा तैयार किया जाता है कि तुम ऑप्शन देख के ढूंढ सकोगे सही आंसर क्या है, ऑप्शन देख के ढूंढ लोगे कि सही आंसर क्या है। जैसे यहां पे ऐसा भी कर सकते थे, एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शन दे दें बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, नहीं एक ही देंगे, एक ही सही आंसर देंगे। तो ये हमें मिल गया वो एलिमेंट जिसके लिए दोनों चीजें पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी, ये ऑक्सीडाइज होके 7 तक भी जा सकता है और रिड्यूस होके -1 तक भी जा सकता है। इसके लिए सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, इसके लिए सिर्फ ऑक्सीडेशन, इसके लिए सिर्फ रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से यह भी बता सकते हैं कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और किसका रिडक्शन। तरीका क्या है देख लो एक बार फिर से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैक्सिमम है तो सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडाइजिंग। अगर मिनिमम है, मिनिमम है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, रिड्यूसिंग एजेंट। मिनिमम है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, दोनों तरह से काम कर सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, दोनों तरह से काम कर सकता है। और अगर दोनों तरह से काम करेगा तो डिस्प्रपोर्शनेट करता है। इसका मतलब आगे समझेंगे जब हम टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, तब इसको समझ के एक बार दोबारा से इस पॉइंट को देख लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, उन होमवर्क को बता देता हूं। क्या पूछा गया था? ग्रेटेस्ट डिफरेंस किसमें है? तो फटाफट निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रेटेस्ट डिफरेंस पूछा गया था तो सबसे ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शन डी में। ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें? ऑक्सीडेशन नंबर्स में, ऑप्शन डी में। ठीक है, इसमें पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां पे निकालोगे तो हाइड्रोजन +1, यहां पे निकालोगे क्लोरीन -1, तो कार्बन की चेंज हो रही -4 से +4, -4 से +4। हम ये भी कह सकते हैं कार्बन का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना आसान क्वेश्चन आया था भैया 2020 में, कितना आसान क्वेश्चन आया था। ये हमने डिस्कस किया था, इसमें हम फॉर्मूले की मदद से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं Br3O8 में। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ, एक बार अगर इसका चाहो तो सोल्यूशन लेक्चर नंबर 1 में देख लेना। इसका सोल्यूशन लेक्चर नंबर 1 में देख लेना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रॉपर तरह से बताया था कि कैसे हम स्ट्रक्चर को बिना रटे भी निकाल सकते हैं।
यहां पे स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है। फॉस्फेट की निकालोगे तो +5, ऑक्सीजन को -2। ऑक्सीजन को तब तक -2 मानो जब तक गलत ना आए, ऑक्सीजन को तब तक -2 मानो जब तक गलत ना आए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2009 का सवाल है। नाइट्रोजन कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर +5 +2 0 -3। तो ये पहला वाला ही मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया, पहला वाला ही डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया। Fe3O4 में निकाला था 8/3, ये भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था लास्ट में, ये भी हमने बच्चों लेक्चर 1 में लास्ट में डिस्कस किया था। फ्रैक्शन का मतलब बताया था यहां पे डिटेल में कि क्या क्या केस होता है, फ्रैक्शन का मतलब बताया था क्या क्या केस होता है। अब जो अगली क्लास है, हिंट दे देता हूं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये, और बहुत धमाकेदार चीज है ये, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बहुत धमाकेदार चीज है। तुम एन फैक्टर नाम की चीजें बहुत बार सुनोगे, एन फैक्टर पे कैलकुलेशन हम बहुत बार करेंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। एन फैक्टर ऐसी चीज है, एन फैक्टर ऐसी चीज है जिसकी जरूरत बहुत सारी जगह पड़ेगी। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर करके आएंगे, जहां भी जिस भी बुक से रेफर करते हैं उसमें जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पहचानो, वो सारी बातें करके हम अगली क्लास में मिलेंगे। ऐसे ही मन लगा के बच्चों पढ़ाई करते रहो, धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि हमारा लेवल कितना बड़ा है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए अगले दिन गायब, अगर तुम कंसिस्टेंट हो, चाहे तुम बहुत बेकार हो, चाहे तुम बहुत बेवकूफ हो, चाहे तुम्हारा मेंटल लेवल बहुत नीचे है, होता नहीं वैसे किसी का, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो बच्चा कंसिस्टेंट है 1 महीने बाद वो अपनी ग्रोथ चेक कर लेना। ना तुम ऐसे तीर की तरह ऊपर की तरफ गए तो बताना। तो मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, मन लगा के पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ऐसे ही पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बेटा जो नोट्स हैं वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ये जो नोट्स हैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नोट्स क्या, बाकी जो भी लेक्चर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कौन सा लेक्चर कब आता है, कौन सा सब्जेक्ट की क्लास कब होती है, ये सारी बातें तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर तुमने रेडॉक्सिएशन का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखो, वो प्लेलिस्ट में है, प्रारंभ बैच के नाम की प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा रेडॉक्सिएशन का लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है, दावा है कि बहुत मजा आएगा उस लेक्चर को करने में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो लेक्चर नंबर 1 देखो। अगर तुम गैसियस स्टेट करना चाहते हो तो वो भी हम कर चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को एक बार देखो, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है वो अगले लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।